राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड, बेहतर हुई कानून व्यवस्था। मरुधरा में कानून व्यवस्था राष्ट्रीय औसत से बेहतर। रिपोर्ट कार्ड का दावा, बीते साल क्राइम 11% बढ़ा। इस साल के 2021 की जो आपराधिक स्थिति है, यदि 2020 की तुलना में देखें तो वो अपराध बढ़ा हुआ है। कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन। 2019 की तुलना में बीते वर्ष क्राइम रेट 4.77% हुआ कम। जो लेवल पर पुलिस की तुलना करें तो 2019 से ये माइनस है, 4.77 माइनस होते हुए 2020 में सजा की दर राष्ट्रीय औसत से 17.90% रही अधिक। बीजेपी का हमला, कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो राजस्थान में इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं। अपराधों में कमी के दावे कितने सही? अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आमजन का कानून व्यवस्था और सूबे के निज़ाम में भरोसा और जराइम पेशा लोगों में खाकी का खौफ, इसको लेकर कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने दावे नहीं किए हों और कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जिसने इसको मुद्दा बनाकर सवाल नहीं उठाए। बात अपने प्रदेश की करें तो यहाँ सरकार बदलने के साथ ही भाजपा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करती आई है। उपचुनाव से लेकर छोटे चुनाव तक में भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सरकार पर हमला बोला। आमतौर पर भी भाजपा इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर रहती ही है कि प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया है। सरकार के दावे इससे उलट हैं। पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि जुर्म काबू में है। तो आज प्राइम डिबेट में इस बात पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि अपराधों में कमी के दावे कितने सही हैं, अपराधियों में कितना भय है, आमजन में कितना विश्वास जगा पाए हैं और जुर्म के बेकाबू होने के विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवधेश आकोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर हैं, योगेंद्र जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, क्या हम इस बात को लेकर मुतमईन हो सकते हैं कि आम आदमी राजस्थान का अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ये महसूस करता है कि राजस्थान में जुर्म दिन ब दिन कम होता जा रहा है? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी सबसे पहले ये देखता है कि कोई भी सरकार यदि कोई जुर्म होता है, कहीं कोई अपराध हो रहे हैं तो उसके खिलाफ किस तरह से तुरंत कार्रवाई करती है और किस प्रकार से उनको जो है निस्तारण किया जाता है केसेस का। और हमारी सरकार ने ये करके दिखाया। अगर आप देखेंगे, आज रिपोर्ट भी जारी की है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहना चाहिए, जो महिलाओं के प्रति अपराध है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचाती है, उन अपराधों के निस्तारण में इन्वेस्टिगेशन में जो एवरेज समय है वो मात्र 86 दिन है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यदि आप कार्यकाल देखेंगे उस दौरान 240 दिवस था। मतलब आप समझ रही है एक पौना साल तो निकल जाता था इन केसेस के निस्तारण में। दूसरी चीज यह है कि हमने उनकी आज जो पेंडेंसी है, जो निस्तारण किया केसों का जांच करके हमने चार्जशीट फाइल की, उसमें हम देश में दूसरे नंबर पर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस कारण से आमजन का सरकार विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो केसेस की आई है, 2020 के मुकाबले 11% केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले 4.5 से अधिक % केस घटे हैं। यानी कि पिछला वर्ष जो लॉकडाउन के दौरान अधिकांश समय बीता, उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जरूर थोड़े बहुत केसेस बढ़े हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले केस घटे हैं। और हमारी जो सरकार कार्य कर रही है उस पर लोगों को विश्वास है, क्योंकि क्राइम को रोकना, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और उसके पश्चात जो अपराधी है उसको मुकाम तक पहुंचाना, जेल के सीचे या फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का हमने कार्य किया और तुरंत न्याय जनता को दिलवाया है। इसलिए आशीष जी की प्रतिक्रिया फिर आता हूं आपके पास। स्वर्णिम जी बोलिए। आशीष चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, जो राजस्थान की सरकार है इसके बारे में अगर हम जनता की धारणा की बात करें, अच्छा, चाहे तथ्यों की बात करें, चाहे सत्य की बात करें, तीनों विषय पर अगर हम बात करेंगे तो इस सरकार ने अपराध बेकाबू है, भ्रष्टाचार अधिकतम है और बेरोजगारी सर्वाधिक है। आप देखिए
अच्छा। अब मैं वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि हमको चर्चा केवल अपराध तक सीमित रखनी है, हाँ। तो बेटर ये कि हम डिस्कशन इसी पे करें। देखिए, अगर हम महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो 2019 में रेप और अटेम्प्ट टू रेप के 5,997 मामले थे। 2020 में थोड़ा कम हो गए, 5,310। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो 6,337 मामले हैं। और शर्मा जी, आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि तीनों वर्षों में अगर हम बात करें तो ये पूरे देश में सर्वाधिक हैं। अच्छा। मतलब जिसके कारण राजस्थान को शर्मसार होना पड़ता है। देखिए, ये कोई आंकड़ों वाली बात नहीं है शर्मा जी। आए दिन हमको ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं थानों में ही सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अलवर का प्रकरण ले लिया जाए, या आपको पता हो तो जयपुर में जो प्रकरण हुआ था जिसमें जो है रिश्वत के बदले जो असमत मांगी गई थी वो वाला प्रकरण हो, चाहे अभी हाल ही में बूंदी में महिला थाना वाला प्रकरण हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर राजस्थान को शर्मसार होना पड़ता है। आप देखिए, अगर हम स्कूली छात्राओं की बात करें तो स्कूली छात्राएं स्कूलों के अंदर सुरक्षित नहीं है। 2021 के अंदर 13 मामले ऐसे आए हैं जहां पर स्कूली छात्राओं से स्कूल के अंदर ही जो है रेप का अटेम्प्ट किया गया है, रेप किया गया है। आप देखिए, पिछले 2-2.5 महीने में तो 6 मामले आए हैं और सरकार एक भी मामलों में उनको सजा नहीं दिलवा पाई है। आप देखिए, तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान में अपराध बिल्कुल बेकाबू है। और हमको नहीं लगता है, तो देश की जनता को लगता है। यहाँ पे उल्टी स्थिति है। आप देखिए कि अपराधियों में तो विश्वास हो रखा है और अच्छा। आमजन बड़ा भयभीत रहता है इसके कारण। लीजिए स्वर्णिम जी, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी जी, आपके मित्र, कि आपका नारा ही उल्टा चल रहा है राजस्थान में। आप बेहतर आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, देखिए, मैं तो आंकड़े जो बोले मैंने वो सरकारी आंकड़े हैं, उस पर क्या प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? क्या प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि आप बोलना चाह रहे हैं आशीष जी, कुछ बात करिए ना आप। शर्मा फोन जी, पर शर्मा जुड़े, जी, बोलिए। मैंने जो आंकड़े दिए हैं स्वर्णिम जी, जो आंकड़े मैंने जारी किए वो भी सरकारी आंकड़े हैं। आप 2019 से कंपेयर कर लीजिए। 2019 से भी अगर कंपेयर करेंगे तो अपराधों में वृद्धि हुई है। महिला अपराधों में मैं महिला अपराधों की बात कर रहा हूँ, रेप और अटेम्प्ट टू रेप की बात कर रहा हूँ। 2019 में 5,997 मामले थे, 2021 में 6,337 मामले हैं। स्वर्णिम जी, ये सरकारी आंकड़ा है। मैं टोटल ओवरऑल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल महिलाओं के प्रति अपराध की बात कर रहा हूँ। चार्जशीट फाइल होती है और हमने 6-6 दिन में 12-12 दिन में महिलाओं के प्रति अपराध की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, अभी 15 दिन पहले का देखिए, बूंदी के अंदर एक आदिवासी नाबालिग महिला के साथ जो है गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। शर्मा जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ, अभी कुचामन सिटी का 2 महीने पहले हुआ था, जहां पर एक नाबालिग सबसे पहली बात जो ऐसी छात्रा है उसके साथ गैंग रेप किया गया। और स्थिति इतनी भयावह है इस राजस्थान के अंदर कि जो SHO है वो प्राइवेट व्हीकल के अंदर उसके महिला के घर पहुंच गया कि आप इसको समझौता कीजिए। तो ये तो स्थिति राजस्थान की, आप बताइए। यहाँ पे पुलिस कर्मी पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स पकड़े जा रहे हैं, बताइए। आप देखिए, मामले आए उसमें बहुत मामले गलत पाए गए। जिन महिलाओं ने आरोप लगाए, कौन सा गलत मामला पाया गया, बताइए आप। मामला कोई गलत नहीं पाया जाता है। देखिए, मुझे लगता है इस पे जोशी जी बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन में नहीं, कोर्ट में जाकर के एक मिनट स्वर्णिम जी, देखिए, सुनिए मेरी बात। देखिए, होता क्या है, पुलिस का काम ये नहीं होता है कि अपराधियों से मिलीभगत करके पीड़ितों के साथ अन्याय करे और उनको कॉम्प्रोमाइज करे कि वो केस वापस लें। ये 84 दिन में रेप केसेस को सॉल्व करके रखा है। अभी आपके समय में अभी राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि आपके 18% केसेस में आपने FIR इसलिए लगाई क्योंकि आप अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाए। ये स्थिति है। आशीष जी, क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं क्या आपके समय ये सारी व्यवस्थाएं 2018 के बाद ही बिगड़ी हैं? ये रामराज था 2013 से 18 के बीच में, जो खत्म हो गया 2018। अच्छा प्रश्न किया है शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहली बात तो ये है कि 2019 और 20 और 21 तीनों में NCRB की अगर बात करें तो महिलाओं के प्रति अपराध में राजस्थान नंबर 1 2019 से बना प्रारंभ हुआ है। आप देखिए, एक मूवी आई थी JP शर्मा जी, उड़ता पंजाब, जहां पे नशे के मामले को लेकर के पंजाब में था कि पंजाब में बहुत प्रकरण आते हैं। आप देखिए, अब ये उड़ता राजस्थान हो गया है। पिछले अगर 2.5 साल की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर नशे के प्रकरण में 16,768 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। आप देखिए, अगर हम बात करें सरकारी कर्मचारी पुलिस कर्मियों की पिटाई की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में 3,334 पुलिस कर्मियों पर और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई हुई है। इसका मतलब औसतन रोज 4 पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई हो रही है। तो राजस्थान की स्थिति है, ये फैक्ट है। क्या पुलिस झूठे प्रकरण दर्ज करा रही है अपने ऊपर पिटाई के? सरकारी कर्मचारी झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। आशीष जी, कुछ आंकड़े मैं भी प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के सामने, जब आप आंकड़ों को लेकर बैठे हैं तो
देखिए पेंडेंसी की आपने बात कही थी, पहले तो मैं आपको पेंडेंसी बता देता हूँ। 2017 के आंकड़े हैं ये, और ये भी वही सरकारी आंकड़े हैं जिस सरकार से आप लोग लेके आए ना, वो लाए हैं, आप लाए हैं, वही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। हत्या के मामलों में 2017 में 79.21% पेंडेंसी थी। हत्या के प्रयासों के मामले में 71.12%, डकैती में 100% पेंडेंसी थी। लूट के मामलों में 69.77% पेंडेंसी थी। बहुत सारे आंकड़े हैं, कहाँ तक आंकड़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। समस्या ये है अवधेश आकोदिया जी कि जब महंगाई जीडीपी के आंकड़े आते हैं, जब आंकड़े ये कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, स्वर्णिम चतुर्वेदी उसको खारिज कर देते हैं। जब आंकड़े ये कहते हैं कि प्रदेश में जुर्म घट रहा है, तो आशीष चतुर्वेदी जी उसको खारिज कर देते हैं। तो सवाल तो ये है कि आम आदमी क्या महसूस करता है, जिसका कोई एक पैमाना नहीं है जिसको सबको मानना पड़े। अवधेश आकोदिया जी। जेपी जी देखिए, आंकड़ों में ऊंच नीच होना और उस पर जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता में है या विपक्ष में, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देना, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। जब आप सरकार में होते हैं इन्हीं आंकड़ों पर आप मौन रहते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं इन्हीं आंकड़ों पर आप मुखर हो जाते हैं। दरअसल अपराध के आंकड़ों को देखने का जो नज़रिया है राजनीतिक दलों का, वो बहुत आपत्तिजनक है, और सबसे बड़ी समस्या की जड़ वही है। असल में समझा यह जाता है, विपक्ष की ओर से इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि अपराध राजनीतिक समस्या है। जब आप सरकार पर सवाल उठा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि हम सरकार में होते तो इस तरह के आंकड़े नहीं होते। इसका मतलब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जबकि अपराध पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक हिस्सा हो सकता है पॉलिटिक्स। तीन चीजें बड़ी इसमें गौर करने लायक हैं। यदि पुलिस कर्मियों के ऊपर या सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, यदि भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और यदि पुलिसकर्मी ही अपराध में शामिल हैं, इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं, तो लोगों का भरोसा कानून और पुलिस के ऊपर से कम होता है। तो सरकार का ये दायित्व है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बाकी जो अपराध हैं उनकी जो जड़ है वो राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक है। सरकारों को और राजनीतिक दलों को उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात बोली आपने। योगेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? योगेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। तो योगेंद्र जी, जो आप जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि आंकड़े तो देखिए अलग अलग होते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं, जुटा लिए जाते हैं, पुराने आंकड़ों से कंपेयर कर लिया जाता है, दूसरे राज्यों से कंपेयर कर लिया जाता है। एक सीधी चीज़ ये है कि आम आदमी क्या महसूस करता है, इसको या तो वो लोग जो लोगों के बीच में वास्तव में काम करते हैं वो महसूस कर सकते हैं, या पुलिस वाले खुद जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो अपराध को डील करते हैं, उनको समझ में आ सकता है कि इस वक्त की हवा कितनी नमी लिए हुए हैं अपराध के लिहाज से। आपको सुनाई दे रहा है योगेंद्र जोशी जी? हाँ, दे रहा है। हाँ, तो इसका आकलन बजाय आंकड़ों के इंडिपेंडेंट तरीके से फीडबैक लेकर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जेपी शर्मा साहब, इस प्रकार का जो आंकड़ों का जो सार्वजनिक रूप से एनालिसिस कभी भी नहीं होता। ये तो क्या होता है कि हर साल जो भी माननीय डीजी आते हैं वो अपनी कार्रवाई को सर्वोत्तम बता करके फिर वो चले जाते हैं। फिर दूसरा साल आता है तो दूसरे डीजी आते हैं। मैंने इतने समय तक देखा है हर साल जो भी डीजी महोदय होते हैं वो उन आंकड़ों को उसके हिसाब से अपने प्रदर्शित करते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि साहब मेरे समय में अपराध बढ़ गए हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। दूसरा ये है कि राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है वो समय समय पर अपने समय की कार्यवाही को बताते हैं कि साहब हमने बहुत अच्छा काम किया और पहले के समय में अच्छा काम नहीं था। इसका जो एनालिसिस करते हैं वो आंकड़ों की हेराफेरी करके, आंकड़ों की जादूगिरी करके और पब्लिक को बताने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक भी मैंने इतने समय से देखा है कभी भी अपराध कम नहीं हुए। अगर आप 15 के 16 के आप 2002 के चले जाओगे तो 2002-2020 में तो बहुत फर्क है कि अपराधों के बढ़ते जाने को हमने ये कैसे एडमिट कर लिया, इसको नियति कैसे मान लिया कि साहब अपराध तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इतने बढ़े हैं इस साल, तो इतने बड़े, पिछले साल इतने बड़े थे। क्या ये इतनी ज्यादा आदर्श परिस्थिति है क्या अपराधों का स्टैटिक रहना या उनका ग्राफ गिर जाना? क्या ये इतनी ज्यादा आदर्श परिस्थिति है कि मतलब सोच नहीं पाते वहां तक? अपराधों में स्थिरता लाई जा सकती है अगर पुलिस अपना काम, अपना दायित्व पूरा करे तो अपराधों में स्थायित्व जरूर आ जाता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान में जो रेप के केसेस हैं उनमें चालान समय से पहले चालान पेश हो रहे हैं, उसमें सजा समय पे हो रही है। तो इस प्रकार की कार्रवाई प्रत्येक केसों में की जा सकती है।
अगर पुलिस चाहे तो इन सब चीजों में सुधार आ सकता है, और सुधार तो पब्लिक से जब आप राय लें, एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि इन संबंध में पब्लिक से राय ली नहीं जाती। अगर पब्लिक से राय लेकर के और आप इस चीज को प्रदर्शित करेंगे टीवी चैनल्स में, तो आपको पता लग जाएगा कि अपराधों में कितनी बढ़ोतरी हो रही, कितने लोग परेशान हैं, क्या इसमें परेशानियां आ रही है, चालान कितने प्रतिशत पेंडिंग है, क्या है। अब आप देखिए दिसंबर में कम से कम मुकदमे दर्ज करते हैं, इसलिए कि जनवरी में कम से कम हमारे पास पेंडेंसी रहे। ये टेंडेंसी आज से नहीं, मैं तो बरसों से देखता आ रहा हूं। अगर किसी के छोटी मोटी चोरी हो गई तो उसको 2 दिन बाद बुलाते हैं, भाई 1-2 तारीख को 3 तारीख को आ जाना। अगर इसको कंटिन्यू इस तरह से देखा जाएगा और कंटिन्यू इस तरह से करेंगे तो ये चीज इनके काबू में नहीं है। आम आदमी भी इस बात को समझने लग गया। दिसंबर के महीने में आम आदमी को भी पता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अब तो एफआईआर जनवरी में ही जाकर दर्ज होगी। अवधेश शाकोतिया जी, जो जोशी जी कर रहे हैं वो बात भी अपनी जगह मायने रखती है। साथ ही ऐसे एक नहीं 10 उदाहरण होंगे, और सरकार एक इस सरकार की, दूसरी सरकार की, तीसरी सरकार की बात ही नहीं है। ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं कि अमुक व्यक्ति अगर एसएचओ लगा हुआ है तो वो जो इलाका है वो सुरक्षित समझा जाने लगता है कि साहब यहाँ कोई, किसी की दम नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कोई कुछ कर दे। ऐसे होते हैं। लेकिन फील्ड पोस्टिंग और नॉन फील्ड पोस्टिंग, या कह लीजिए कि बर्फ में लगने वाली पोस्टिंग जो होती हैं, वो कुल मिलाकर के राजनीति के हाथ में ही पहुंचती है। जो आपने कहा ना, पॉलिटिकल अपराध का जो कनेक्शन है, राजनीति से जो कनेक्शन है, तो वो सीधा कनेक्शन नहीं होकर के कई बार इस तरह का जायज़ लेजिटिमेट जो कनेक्शन है वो भी पैदा करने वाला होता है समस्या। अवधेश शाकोतिया साहब। बिल्कुल होता है। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफ़र और पोस्टिंग दोनों सरकार के हाथ में है। सरकार को अच्छे से पता होता है कि कौन अफसर कितना काबिल है। यदि आप उसको फील्ड पोस्टिंग की बजाय इस तरह का काम दे देंगे जहाँ पर ऑफिस वर्क ज़्यादा है, तो वो आदमी वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस करेगा? कम से कम अपराध कम करने के लिए तो परफॉर्म नहीं करेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो पेशे पर अपराधी हैं, क्या उनके साथ उनका कोई कनेक्शन है, क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है किन लोगों का। और सरकारें यदि उनको ये देख के कि हमारी पार्टी को या हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, किसी को खुली छूट दी जाती है, किसी पर बंदिशें लगाई जाती हैं, तो इससे एक जो सोसाइटी में मैसेज जाता है वो ठीक नहीं जाता है, और अल्टीमेटली उससे अपराध बढ़ते हैं। ठीक। तो यदि इस तरह की टेंडेंसी रहती है, सरकारें एक तो ये देख के कि इसकी जाति क्या है, इसका समुदाय क्या है, ये देख के पोस्टिंग करती है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है लोकल, उनकी डिमांड के हिसाब से पोस्टिंग करती है। और अधिकारियों में भी इस बात की मारामारी रहती है, होड़ लगी रहती है कि कौन सी मलाईदार जगह है, वहां पर पोस्टिंग पाने के लिए किस तरह की राजनीतिक अप्रोच का वो उपयोग करते हैं। तो इससे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत संक्षेप में आप दोनों से एक सवाल है मेरा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके पास भी आऊँगा, और आशीष जी आपके पास भी आऊँगा। स्वर्णिम जी, जैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक जो ध्रुवीकरण की बात है, उसके अलावा सरकार का सबसे बड़ा दावा यह है कि हमने कानून व्यवस्था को सुधारा, प्रदेश का जो जुर्म का ग्राफ था वो गिरा, आम आदमी में भरोसा पैदा हुआ। इसको सरकार मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांग रही है। क्या आप इस स्थिति में होंगे 2023 में? बहुत संक्षेप में बोलिएगा स्वर्णिम जी। देखिए, निश्चित रूप से जेपी जी, जिस प्रकार से हमने कार्य किए और जिस प्रकार से टारगेट दिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके तुरंत जो है कार्रवाई करने के, तुरंत केस का निस्तारण करने के, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब हमने चुनाव लड़ा था तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़ा था, क्योंकि हेडलाइन ही होती थी कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आज न तो पेंडेंसी है और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार पर फिर कभी बात करेंगे सर। आशीष जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि 2 चुनाव 3 चुनाव, या तो मैंने कहा ना कि आंकड़ों को छोड़ करके अगर हम लोगों का फीडबैक, लोगों का फील क्या है, आप दोनों तीनों चुनाव में महंगाई, बेरोजगार और सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें महंगाई और बेरोजगार दोनों तरफ जाती हैं बातें, बेरोजगारी की जो बात है वो अपराध की अकेली बात है। जो ये पब्लिक के मुद्दे हैं जहां पब्लिक इनसे बिल्कुल त्रस्त है। आप देखिए, अगर आप भी पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगी जनता कितनी परेशान है। और जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो फर्क साफ दिखता है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में अगर जो कांग्रेस बार बार कहती है कि चुनाव को क्यों नहीं आईना माना जाए, छोटे चुनाव, बड़े चुनाव, उपचुनाव, उन सब में आपको निराशा हाथ लगी है? लोगों ने क्यों नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जब 2023 में जब चुनाव होगा, तो जब 2023 का चुनाव होगा वो उपचुनाव से डिफरेंट होता है। आप देखिए, उपचुनाव में बहुत लोकलाइज मुद्दे होते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है।
निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और ये 2023 के चुनाव में दिखेगी जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाएगी। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, अभी अवधेश जी बात कर रहे थे, आप देखिए निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण कई हैं। अभी आपको याद होगा कि एक प्रकरण हुआ था जहां पे बड़ी आपत्तिजनक वीडियो आया था, आप देखिए उसने अपना, फिर बात की जाएगी सर इसके ऊपर। फिलहाल समय हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।